ये कहानी रीमा की है। वो 33 साल की शादीशुदा महिला थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, मगर आज भी वो उस दिन को भूल नहीं पाई थी जब वो 25 साल की ही थी, जवान थी। रीमा को एमए बीएड करने के बाद एक कॉलेज में लेक्चरर का पार्ट टाइम जॉब मिल गया था। कुछ कर दिखाने का जुनून था तो वो ज़्यादा ही जोश में आ गई। बीए के एनुअल एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी थी। वो जिस रूम में थी उसमें 35 लड़के और लड़कियां एग्ज़ाम दे रहे थे। उनमें से एक आवारा टाइप का लड़का भी था। उसका नाम था मनीष। लोग उसे राजू कहकर बुलाते थे। अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। 25 से 27 साल उम्र होगी, मगर अभी भी बीए कर रहा था। एग्ज़ाम में वो किताब लेकर नकल करने लगा। रिया को दिखाई दिया तो उसने साथ वाले सर से कंप्लेन की, मगर उन्होंने उसे चुप रहने को कहा। मगर रिया को चुप रहना अपने असूलों के खिलाफ लगा और जाकर उससे आंसर शीट और कॉपी छीन ली। ये आप क्या कर रहे हैं? रिया ने गुस्से में कहा। मनीष बोला, दिख नहीं रहा है क्या? रिया बोली, गेट आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल। मनीष ने रिया से कहा, मैडम, पूरे कॉलेज में कोई नहीं है जो मुझसे ऊंची आवाज़ में बोले। उसने रिया से घूरते हुए कहा, इसीलिए अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात कीजिए। उसका इतना कहना था कि रिया ने उसकी कॉपी को पेन से काट कर उस पर कमेंट लिख दिया। वो बोला, ऐसा है, आप आग से खेल रही हैं। अभी जवानी का खूब जोश है। अगर मैं फेल हुआ तेरा ये जोश निकाल दूंगा। मुंह छिपाती फिरोगी अपना। ये कहकर उसने रिया के हाथ से कॉपी लेकर उसके मुंह पे मार दी और वो एग्जाम हॉल से निकल गया। रिया उसकी कॉपी और किताब लेकर प्रिंसिपल के पास गई और सारी बात बताई। प्रिंसिपल भी बात को दबा देना चाहता था, मगर रिया ने चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। प्रिंसिपल को आखिर में उसकी कंप्लेन बुक करके मनीष को एग्जाम से बाहर करना पड़ा। रिया ने मनीष का नाम कॉलेज से रस्टिकेट करवा दिया, मगर ये जीत बस कुछ दिन की ही रही। शुरू के कुछ दिन तो रिया सावधान रही, मगर कुछ दिन बाद वापस लापरवाह हो गई। 10 दिन बाद बीएससी के प्रैक्टिकल शुरू हो गए। उसकी ड्यूटी आंसर शीट संभालने के लिए लगा दी। उस दिन फ्री होते होते शाम हो गई। कॉलेज से बस स्टैंड कुछ दूरी पर था। कॉलेज शहर से 5 किलोमीटर दूर बना था। आसपास कोई खास बस्ती नहीं थी, इसीलिए ऑफ टाइम में जगह कुछ सुनसान हो जाती थी। रिया उस दिन अपना सामान लेकर निकली तो बस स्टॉप पर सिर्फ एक आदमी और खड़ा था। वो जाकर उसके पास खड़ी हो गई। तभी एक बोलेरो तेजी से आकर ठीक उसके सामने रुकी। उसके साथ खड़े आदमी ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस पर कुछ डाला और इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, उसने गीला रुमाल रिया के मुंह पर, नाक पर रख दिया। एक भीनी खुशबू के साथ अंधेरा छाता चला गया। रिया को पता ही नहीं चला वो कब बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो रिया ने अपने आप को एक बड़े हॉल में पाया। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ सिर के ऊपर एक तेज रोशनी का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी सिर्फ उस पर पड़ रही थी। रिया उठकर बैठी तो सबसे पहले जिस चीज़ पर नज़र गई वो था उसका शरीर, जिस पर कपड़े नहीं थे। रिया तुरंत अपने आप को ढकने की कोशिश करने लगी, इधर उधर अपने कपड़े ढूंढने लगी। तभी वो कमरा हंसने की आवाज़ से गूंज उठा। रिया ने इधर उधर देखने की कोशिश की। चारों ओर अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी एक आदमी अंधेरे से रोशनी के दायरे में आया। वो मनीष था। रिया खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मनीष उसके पास आया और उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और बोला, मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझसे मत उलझ, मगर तू नहीं मानी। अब दिखा वो तेवर, देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने के लिए। उसने रिया के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। रिया उससे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसने रिया की एक ना सुनी और बोला, अब तुझे पता चलेगा कि राजा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। आज तेरा सारा जोश और गर्मी निकाल देंगे।
और रिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तभी हॉल में रोशनी हो गई। रिया ने फिर जो देखा उससे उसके ऊपर बिजली ही गिर पड़ी। रिया ने देखा कि वहाँ मनीष के अलावा 5 आदमी और मौजूद थे। वो सारे मनीष की गैंग के ही आदमी थे। रिया को महसूस हो गया कि अब उसकी हालत पिंजरे में बंद किसी चिड़िया जैसी हो गई है। अब ये सारे आदमी पता नहीं उसका क्या हाल करेंगे। वो लोग जैसे ही रिया की तरफ बढ़े, रिया ने भागने की कोशिश की तो वो सब हंसने लगे और बोले, भाग, जितना भाग सकती है भाग, अपनी हालत पर तो नज़र डाल। इस हालत से अगर बाहर भी निकल गई तो बाहर वाले भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। रिया ने अपने ऊपर नज़र डाली और उसे याद आया उसके तो कपड़े, मगर फिर भी रिया उनके हाथों से बचने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही थी। तभी मनीष ने कहा, बहुत हो गया यारों, अब ज़्यादा समय खराब ना करें। एक आदमी रिया को पकड़कर खींचता हुआ मनीष तक ले गया। मनीष फिर से उसके साथ गलत काम करने लगा। रिया लगातार संघर्ष कर रही थी। तभी पीछे वाले आदमी भी उस पर टूट पड़े। कमरा रिया की आवाज़ों से गूंजने लगा। वो गिड़गिड़ा रही थी। रिया ने कहा, छोड़ दो वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। तो एक आदमी बोला, अगर पुलिस स्टेशन गई तो भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, क्योंकि डीएसपी का बेटा भी हमारे साथ है। फिर वो डीएसपी का बेटा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एक एक कर सब ने रिया के साथ अपनी मनमर्जी की। रिया चीखती और चिल्लाती रही। उधर रिया घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे। उसका फ़ोन लगाया पर फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। कॉलेज में पता लगाया तो पता चला कॉलेज से वो जा चुकी थी। घर वाले पुलिस के पास गए तो पुलिस ने बड़ी लापरवाही से कहा, गई होगी कहीं, आ जाएगी। जब उसके घर वालों ने उसे ढूंढने को लेकर बहुत जोर डाला तो पुलिस वाला गुस्सा होने लगा और बोला, 24 घंटे से पहले गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कल आना। रिया के घर वाले लौट गए और रिया के दोस्त से कॉल पर पूछताछ करने लगे। सब जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। उधर मनीष और उसके दोस्तों ने रिया की हालत खराब कर दी थी। रिया अब भी उनसे गुजारिश कर रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़। मगर उनमें से किसी को भी रिया पर कोई रहम नहीं आया। भूखे जानवरों से रहम की उम्मीद करना भी बेवकूफ़ी का काम था। जब उन सब ने अपनी सारी हदें पार कर लीं और उनका मन भर गया, तब वो रिया को अधमरी हालत में वहाँ ही छोड़कर चले गए। रिया को इतना दर्द हो रहा था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। सारी रात वो वहीं पड़ी दर्द से कराहती रही और सोचती रही कि उसने ऐसा क्या गलत किया था जो उसे ऐसी सज़ा मिली। उसने तो बस वही किया जो ठीक था। और सोचते सोचते रिया बेहोश हो गई। उसके बाद जब उसे होश आया तो सुबह के 5 के आसपास का समय हो रहा था। रिया ने खुद को संभाला और अपने कपड़े पहने और वहाँ से भाग निकली। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक रिक्शे वाला मिला। उसने रिया को उसके घर तक पहुँचा दिया। रिया के घर वालों ने जब रिया की हालत देखी तो पूछने लगे, कहाँ थी तुम, कितना ढूंढा पर तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं मिला। रिया ने घर वालों को पूरी कहानी बताई। सच जानकर घर वालों के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसके बाद रिया घर वालों के साथ पुलिस स्टेशन गई। पुलिस वालों ने मुश्किल से उसकी रिपोर्ट लिखी। उसके बाद जांच पड़ताल में पता चला वो सारे बड़े बड़े घर के लड़के थे। एक डीएसपी का बेटा था, एक एमएलए का बेटा था और बाकी बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे। कई दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बाद पुलिस ने रिया से कहा, आप बेकार ही अपना टाइम खराब कर रही हैं। आप उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और हम भी उनका कुछ नहीं कर सकते। इस सब में एक अच्छी बात ये थी कि रिया के मंगेतर ने रिया का दर्द समझा और उससे रिश्ता नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे उन लड़कों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। कई दिन पुलिस के चक्कर काटने के बाद जब रिया को कुछ हासिल नहीं हुआ तो उसने हार मान ली और फूट फूट कर रोने लगी। तब उसके मंगेतर विशाल ने उसे संभाला और कहा कि अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो एक रास्ता है हमारे पास। रिया ने पूछा, क्या? तो
विशाल बोला, सोशल मीडिया। रिया बोली, ये क्या कह रहे हो तुम सब मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे। विशाल ने रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले लोग होंगे तो तुम्हारा साथ देने वाले भी होंगे। अगर उन लड़कों को उनकी सज़ा नहीं मिलेगी तो वो ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देंगे। रिया को विशाल की बात ठीक लगी। उसने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी और देखते ही देखते पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग रिया के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए। जनता के आक्रोश की वजह से जब प्रशासन ने पुलिस पर दबाव डाला तो पुलिस ने खोजबीन की और बस स्टैंड पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने सारा सच सामने ला दिया। लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था, इसीलिए पुलिस ने उन लड़कों को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त चुनाव का वक्त था तो सरकार को भी अपनी छवि ठीक करनी थी। जल्द ही उन लड़कों को 15 साल की सजा हो गई। उन लड़कों को सजा तो हो गई, इस बात का रिया को सुकून था, पर वो दिन आज भी जब उसके जेहन में आता है उसकी रूह कांप जाती है। उसकी वजह से उसे कई बार पैनिक अटैक आया, लेकिन इस सब में विशाल ने उसका बहुत साथ दिया। वो उसकी ताकत बना। आज उस घटना को कई साल हो गए हैं। रिया और विशाल की शादी भी हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। दोस्तों, रिया को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन रिया जैसी कई लड़कियां अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। अपने घमंड के लिए और पैसे और पावर के दम पर किसी की जिंदगी खराब कर देना, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना कितना बड़ा पाप है। शायद लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। आजकल ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। लोग भूल जाते हैं वो इंसान है और इंसानियत के लिए इंसान का इंसान बनकर रहना ही बेहतर है, हैवान नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।